हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा चलाई जा रही इन ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में। आप सभी के पास में जो है इन ऑनलाइन जो कक्षाओं की श्रृंखला चल रही है, इनके वीडियो जो है आप लोगों को मिल रहे होंगे और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा होगा। फिर भी मैं एक बार एक सूचना आप सभी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप सभी लोग जो ये विद्यालय द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को अपने लोगों के पास में, अपने जो मित्र हैं, अपने जो परिवारजन हैं जो कि पढ़ रहे हैं, उनके पास में शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ताकि इस समय में इस प्रकार की कोरोना महामारी में जब विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर पर ही बैठकर अपने अध्ययन जो है उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो इसलिए इस YouTube चैनल को सभी जो है सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहे। दूसरी बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी लाइक करें और आप कमेंट भी जो है कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक सूचना है भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। अब कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य, इसमें हमने आरोप के जो है गद्य भाग से प्रारंभ किया था और पहला अध्याय जो कि हमारा पूर्ण कंप्लीट कर लिया है, नमक का दारोगा हम पढ़ चुके हैं। उसके प्रश्न अभ्यास आप लोगों ने पूर्ण कर लिए होंगे और नहीं किए हो तो उसे पूर्ण करके शीघ्र अतिशीघ्र मुझे जो है होमवर्क का जो ग्रुप बना हुआ है आपके गृह कार्य का, उसमें भेज देवे। अब नेक्स्ट जो है अगला जो अध्याय हमने गद्य भाग से प्रारंभ किया था, उसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती, और कृष्णा सोबती का द्वारा जो लिखा गया हमारे पाठ में चैप्टर था वो आया मियां नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। 1925 में इनका जन्म हुआ था और अभी 25 जनवरी सन 2019 में इनका निधन हो गया था। एक बात और जो मैं कृष्णा सोबती के विषय में कल आपको बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ। पुरस्कारों की जब हम बात कर रहे थे तो पुरस्कार एवं सम्मान में सन 2017 के अंदर जो कृष्णा सोबती है, 2017 में कृष्णा सोबती जो है, इन कृष्णा सोबती को इनके संपूर्ण योगदान के लिए, कृष्णा सोबती को संपूर्ण योगदान हेतु जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, मैं लिख देता हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सम्मान जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, ये बात आप जो है परिचय में ऐड कर लेंगे कि सन 2017 में कृष्णा सोबती जो थी, यानी मृत्यु से 2 साल पूर्व सन 2017 में, आपकी बुक में नहीं दिया गया है ये बात आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये बात आप लिख लेना भाई, जोड़ लेना इसके अंदर। ये बात कल जो है मैंने देखी तो ये बात मुझे मिली तो मैंने जो भी समझा आपको बताऊं इस बात के बारे में। तो सन 2017 कृष्णा सोबती को संपूर्ण योगदान, इनके संपूर्ण जो रचना कर्म का योगदान रहा, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसी एक रचना विशेष के लिए दिया जाता था, लेकिन अब संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया जाता है। और ये जो है साहित्य अकादमी द्वारा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, उससे कई बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ होता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ जो इनको मिल चुका है। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट कर ले। आगे चलते हैं। अध्याय चल रहा है अपने मियां नसीरुद्दीन। अध्याय चल रहा है हमारे मियां नसीरुद्दीन। अध्याय का नाम क्या है? मियां नसीरुद्दीन। किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती के द्वारा। ठीक है,
आ जाए आप पेज संख्या 22 पर, पेज नंबर 22, इस पर आ जाए आप सभी लोग। देखो थोड़ा सा इसमें जो है उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग जो है हमें मिलेगा। साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहाओं के धूम धड़ाके में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। देखो क्या कह रहे कि साहब उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से, एक रास्ता है, एक मटिया महल यानी एक स्थान है, उस मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहाओं के, कि राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहा कहते हैं जो बहुत ही मतलब पहुंचा हो, जिसको बहुत ही ज्ञान रहा हो, तो उन मसीहाओं के धूम धड़ाकों में नान भाई मैंने कल भी बताया था आपसे, नान भाई कौन होता है? खानदानी रोटी है बनाने वाला। खानदानी रोटी बनाने वाले का मतलब क्या है कि जिनका पूर्वजों द्वारा नान भाई यानी जो जिनका पूर्वजों से यही पेशा रहा है, यही काम रहा है कि वो क्या बनाते थे, रोटियां बनाने की कला जानते थे, विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाते थे। तो नान भाई यहाँ पर शब्द आया है खानदानी रोटी बनाने वाले। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि धूम धड़ाके में नान भाइयों के मसीहा, क्यों नान भाइयों में श्रेष्ठ मियां नसीरुद्दीन, जिनके नाम पर यह अध्याय है, मियां नसीरुद्दीन, इन मियां नसीरुद्दीन जो थे इनको कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ लिखता चलता हूं, इधर शब्द आएंगे इसको, लुत्फ, आनंद, लुत्फ का मतलब क्या हो जाएगा? आनंद। तो कैसे उठाते लुत्फ यानी आनंद उनके मसीही अंदाज का, कि उनका मसीहाओं की तरह जो अंदाज है उसका आनंद हम कैसे उठाते हैं अगर उधर से नहीं निकलते तो। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जमा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िये मोहल्ले की ओर निकल गए। कि हुआ ये कि एक दिन हम जो है एक दोपहरी यानी एक दिन दोपहर के समय मस्जिद के आड़े पड़े, कि मस्जिद के पास में टूटे फूटे खंडर के रूप में पड़े हुए मटिया महल जो ऐसा हो जो महल हो और वो बिल्कुल मिट्टी में मिलने वाला हो, वो मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले, मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले यानी गढ़ का जो मोहल्ला था उधर की ओर निकल गए। और का मतलब तरफ कि उधर की तरफ से निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। एक निहायत मामूली, निहायत यानी बहुत ही ज्यादा, मामूली अंधेरी सी, कि एक बहुत ही ज्यादा मामूली और अंधेरी सी दुकान पर हमने देखा कि पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। ये आटे की सनने की यानी आटे को जो है जब आटा हम रोटी बनाते हैं तो उसके पहले आटे को जो है लगाया जाता है, पानी डालकर मिलाया जाता है, तो उसको आटे की जो आवाज थी पटापट आटे का ढेर सनते हुए देखकर हम ठिठ गए यानी हम रुक गए। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, लेखिका बता रही कि हमने सोचा कि क्या तैयारी होगी, सिवैयों की तैयारी होगी, कि शायद सिवैयां बनाने की तैयारी चल रही है। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन पूछने पर हमें क्या मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई रोटी बनाने वाला, कि खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन जो है हम उनकी दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए और मियां नसीरुद्दीन
इसलिए प्रसिद्ध है, मियां नसीरुद्दीन इसलिए प्रसिद्ध है कि उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जो है आती है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। हमने जो अंदर झांका यानी हमने जो अंदर की तरफ देखा, अंदर झांकने का तात्पर्य अंदर की तरफ देखा, तो हमने ये पाया कि मियां चारपाई पर बैठे, चारपाई यानी पलंग जो था उस पलंग पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, बीड़ी का मजा ले रहे हैं। और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बीड़ी पीने का मजा जो है ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी उनका चेहरा देखने से पता लग रहा था कि कई मौसम उन्होंने देख रखे हैं, यानी वो वृद्ध थे। कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि बहुत वृद्ध थे। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, पक गया है यानी वृद्ध हो चुके हैं। मौसमों की मार यानी कई मौसम देखकर उनका चेहरा पक चुका है। आंखों में काया भोलापन, काया लिख देता हूं आपके लिए, काया, काया है ना धूर्त या चालाक, धूर्त या चालाक जो होता है उसको कहते हैं काया। तो आंखों में काया भोलापन की आंखें जो थी उनको देखने से पता लग रहा था कि वो कैसे हैं, बहुत ही चालाक है। और पेशानी, पेशानी और पेशानी जो थी, पेशानी कहते हैं ललाट को, ललाट, पेशानी जो थी ये पेशानी ललाट, तो पेशानी यानी ललाट पर जो था वो क्या थे, मजे हुए कारीगर के तेवर। मजे हुए, मंजे हुए का मतलब है जो बहुत ही निपुण हो, मंजे हुए, मंजे हुए का मतलब है बहुत निपुण हो, बहुत ही निपुण या दक्ष, बहुत ही दक्ष या बहुत ही निपुण हो जो काम हो। तो पेशानी पर उनके मंजे हुए कारीगर के तेवर थे, यानी वो उनको देखने से पता लग रहा था कि वो बहुत ही क्या है, मंजे हुए कारीगर है, जिनको बहुत ही ज्यादा क्या आता है, काम उनको बहुत अच्छे से आता है, बहुत दक्ष है। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई फरमाइए। हमें गाहक, गाहक का मतलब ग्राहक यानी खरीदार, गाहक यानी ग्राहक, खरीदार। हमें क्या समझे हो, हमें समझे, हमें क्या है, गाहक है यानी हम क्या है, खरीदार है। तो हमें खरीदार समझ लिया उन्होंने, और खरीदार समझकर मियां ने जो है हमारी तरफ नजर उठाई और बोले फरमाइए, फरमाइए यानी कहिए। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो देखो भाई, झिझक से कहा, हमने झिझकते हुए कहा, क्या कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, कि आपसे हमें क्या करना है, कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो, कि आपको क्या हो अगर वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। मियां नसीरुद्दीन जो थे, उन नसीरुद्दीन ने क्या किया, पंचहजारी अंदाज में, यानी जो बहुत ही व्यस्त आदमी हो, रुपए पैसे वाला धनवान आदमी हो, उस अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए कि आपको पूछना क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा कि मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा कि मियां कहीं अखबार नवीस, अखबार, अखबार नवीस, अखबार नवीस का मतलब है अखबार छापने
वाले। ठीक है, अखबार नवीस का मतलब क्या हो गया, अखबार छापने वाले तो नहीं हैं, ये तो खोजियों की खुरापात है। और उन्हें क्या लगा कि ये तो क्या है, खोजियों की खुरापात है। खोजियों की खुरापात क्यों कहा है भाई, खोजियों की खुरापात यानी कि शराफत। खुरापात का मतलब होता है शराफत को, खोजियों की खुरापात इसलिए कहा है कि अखबार वाले एक एक बात को खोज कर पूछते हैं, तो इसलिए उनको क्या है, खोजियों की खुरापात के नाम से कहा है भाई। तो ये तो खोजियों की खुराफात, लिख देता हूं खुराफात आपके, खुराफात, खुराफात, खोजियों की खुरापात। ठीक है, तो ये तो खोजियों की खुरापात है, यही है ना भाई, खुराफात है ना, ये खुराफात है। तो खोजियों की खुराफात से मतलब हो जाएगा शरारत, शरारत। ठीक है, खोजियों की खुराफात यानी कि ये क्या करते हैं, अखबार वाले तो क्या होते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं, जो खोजियों की तरह एक एक बात को पूछना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा पूछ लिया। फिर देखो आगे, अब आगे ध्यान दो, खोजियों की खुराफात यानी उन्होंने कहा ये तो खोजियों की एक तरीके से शरारत है। अब हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि हम तो क्या करते हैं, अखबार बनाने वाले यानी जो अखबार बनाते हैं और अखबार पढ़ने वाले जो अखबार पढ़ने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, हम उन दोनों को ही क्या समझते हैं, हम उन दोनों को ही निठल्ला यानी बेकार समझते हैं, जो क्या रहते हैं कि व्यर्थ में अपना समय खर्च करते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कामकाजी यानी कामकाज करने वाला आदमी जो है उसको इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना है। अब मियां नसीरुद्दीन जो थे वो बोले कि खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ यानी जो परेशानी उठाई, तकलीफ मतलब परेशानी, वो परेशानी उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था, अब जो लेखिका थी ने कहा कि पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। किस्म किस्म की, किस्म किस्म की, इसमें आ जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार। और इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान, इल्म का मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञान। तो उन्होंने पूछा कि हमें पूछना यह था कि किस्म किस्म की यानी भिन्न भिन्न प्रकार की रोटी पकाने का इल्म यानी रोटी पकाने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया यानी कहाँ से प्राप्त किया। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। मियां नसीरुद्दीन जो थे वो मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे यानी आंखों की दृष्टि हम पर फेर दी, यम पर लगा दी। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, फिर तरेर कर यानी थोड़ा क्रोध से, थोड़ा तुनक कर जिसको बोलने का कहा जाता है उसको कहते हैं तरेर कर। तो फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। अब देखो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, क्या मतलब, पूछिए साहब, क्या नान भाई कहीं और जो है अपना इल्म लेने जाएगा, इल्म यानी ज्ञान जो है प्राप्त करने जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो भाई यहाँ पर जो है जब उनसे पूछा गया भाई रोटी पकाने का ज्ञान कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा कि मियां नसीरुद्दीन जो थे पहले तो हमारी तरफ ध्यान से देखे, आंखों के कंचे हम पर फेर दिया यानी हमारी दृष्टि हम पर गड़ा दी, और फिर तरेर कर यानी तुनक कर बोले कि क्या मतलब है कि पूछिए साहब, नान भाई इल्म यानी जो रोटी बनाने वाले नान भाई हैं, जो खानदान नान भाई है, उनका इल्म यानी ज्ञान लेने किसी और के पास जाएगा क्या, नगीना साज के पास। नगीना साज यानी नगीने जो है
उन पर पालिश करने वाले, उन्हें बनाने वाले, तो क्या उनके पास जाएगा? क्या आईना साज के पास, आईना साज यानी जो आईने, कांच जो बनाने का कोशिश, कांच जो बनाने का काम करते हैं, उनके पास, क्या मीना साज के पास जो मीनाकारी का काम करते हैं, क्या उनके पास जाएगा? या रफूगर, रंगरेज, टेली तंबोली से सीखने जाएगा? अब देखो वो भड़क गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि या रफूगर, रफू करने वाले, रंगरेज, कपड़ों पर रंग करने वाले, या फिर तेली तंबोली जो तेल बेचने वाले हैं, क्या उनसे सीखने जाएंगे? क्या रोटी बनाने की कला किससे सीखेंगे? किसी दूसरे के पास थोड़ी जाएंगे। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। क्या फरमा दिया यानी क्या कह दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा यानी खानदानी कार्य, पेशा का मतलब होता है कर्म या कार्य, पेशा, काम, पेशा यानी काम, ये तो हमारा क्या है? खानदानी पेशा यानी खानदानी कर्म है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। देखो, हाँ, इल्म की यानी ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की बात यह है कि जो कुछ भी सीखा अपने वालिद यानी पिता, अपने वालिद यानी अपने पिता उस्ताद से ही सीखा, यानी उन्हीं को अपना गुरु बनाया। उस्ताद कहते हैं गुरु को, तो उन्हीं उस्ताद से, गुरु से हमने सीखा, वालिद यानी पिता से। मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, और मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हम घर से ही नहीं निकले कि हम कोई पेशा इख्तियार करेंगे यानी कोई पेशा धारण करेंगे, सीखेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के टीहे पर। देखो हमने क्या कहा, मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे यानी कि धारण करेंगे या सीखेंगे। जो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज संख्या 24 पर, पेज नंबर 24, बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, यानी जो बाप दादा है, पिता और हमारे दादा, उनका जो हुनर कहते हैं जो कला थी, सीखने का जो ज्ञान था, वही उनसे हमने पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर, कि वालिद जो थे यानी पिता जो थे वो मरहूम यानी मृत्यु हो गई उनकी, और उनके उठ जाने पर जब वो इनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए, तो बैठे उन्हीं के टीए पर, तो उन्हीं के जो टिया था यानी उन्हीं की जो दुकान थी उस पर आकर हम बैठ गए। लेखिका ने पूछा, आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। जैसे उनके पिता के बारे में पूछा गया कि आपके वालिद, तो जैसे ही वालिद यानी पिता का नाम लिया गया तो मियां नसरुद्दीन की आंखें जो थी मानो लम्हा भर किसी भट्टी में गुम हो गई हो, यानी किसी भट्टी में खो गई हो। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। उन्हें लगा लेखिका को कि वो गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? क्या आंखों के आगे उनके पिता का चेहरा उनके सामने जिंदा हो गया था? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। देखो अब उन्होंने बताया, उनके सामने उनके पिता का मानो चेहरा सा आ गया था, तो थोड़ी देर वो भट्टी की तरफ देखते रहे, फिर उन्होंने बोले, हाँ, हमारे वालिद साहब यानी हमारे पिताजी जो थे वो पिताजी मशहूर थे यानी प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध थे? कि मियाँ जो बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से हमारे पिता प्रसिद्ध थे, और उनके वालिद यानी उनके भी पिता जो हमारे दादा रहे वो किस नाम से? दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, इनके नाम से प्रसिद्ध थे। यानी हम सभी जो है रोटी बनाने की कला में बहुत ही निपुण है, और हमारे पिता और दादा जो है वो सभी भी क्या है, इस कला के अंदर बहुत माहिर थे और प्रसिद्ध थे।
आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो। अब लेखा ने पूछा भाई आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी यानी पिता या दादा किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी उन्होंने कोई अच्छी बात बताया हो, नसीहत मतलब कोई अच्छा निर्देश दिया हो आपको, कोई अच्छी बात बताई हो आपको, और अगर वो आपको याद हो, नसीहत काहे की मियाँ काम करने से आता है नसीहतों से नहीं। अब उन्होंने कहा नसीहत काहे की, नसीहत काहे की मियाँ काम करने से आता है, कि काम जो होता है वो कैसे आता है, करने से आता है, नसीहतों से नहीं। कि नसीहत देने से काम नहीं आता है, चाहे कितना भी निर्देश दे दो, किसी भी बात कितनी भी अच्छी बात बता दो, लेकिन काम कैसे आता है, काम करने से आता है। हाँ बजा फरमाया, बजा फरमाया यानी ठीक बोला, बजा फरमाया बिल्कुल उचित बोला या ठीक बोला। पर ये तो बताइए ही बताइए कि जब आप अपनी भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। देखो फिर बोले, उनसे प्रश्न किया कि ये तो आपने चलो ठीक फरमाया कि काम करने से काम आता है, लेकिन इतना तो बता ही दीजिए कि जब आप भट्टी की ओर इशारा किया और बताया कि इस काम पर लगे, रोटी बनाने के काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। कि वालिद साहब ने सीख नसीहत जो दी होगी, कोई सीख बताई होगी, तो सीख के रूप में कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश, कश कहते हैं फूंक, जो बीड़ी पी रहे थे वो, तो बीड़ी के जल्दी जल्दी कश खींचे यानी फूंक खींची। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है के अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, के बे, बच्चा कहता है बे, के जिम, बच्चा कहता है जिम। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, शागिर्द चुपचाप परवान करता है। देखो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कहलवाना ही है तो हम बताए दिए देते हैं कि आप जानो, बच्चा जब उस्ताद के पास, उस्ताद यानी गुरु, उस्ताद का मतलब गुरु होता है भाई, उस्ताद उस्ताद आ रहा है ना, उस्ताद मतलब गुरु, उस्ताद के पास यानी गुरु के पास जब जाता है और गुरु जब उसको पढ़ाने लगता है, तो जिसको हिंदी में जैसे अपने अ आ ई उ ये चलते हैं, अ आ ई उ, वैसे ही जो है ये अपनी वर्णमाला है क ख ग घ हिंदी की, वैसे ही जो है उर्दू की वर्णमाला में चलते हैं, अलिफ बे ते से जिम खे खे गे दाल, ऐसे चलते हैं। तो जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको सिखाते हैं अलिफ, पहला वर्ण उर्दू का, तो बच्चा कहता है अलिफ, फिर उसे कहते हैं बे, तो बच्चा कहता है बे, फिर उसे कहें जिम, तो बच्चा कहता है जिम। इसी बीच में उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द, शागिर्द यानी कि विद्यार्थी, स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं शागिर्द, शागिर्द यानी विद्यार्थी, कि शागिर्द जो है वो चुपचाप परवान चढ़ता है। चुपचाप परवान चढ़ने का मतलब है कि वो अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ता है और अच्छा सीखता चला जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, कहते हुए चुप हो जाते हैं। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों। अब देखो बात बीच में छोड़ दी और बात को बीच में छोड़कर सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज दे डाली कि कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों, उनसे बात को करने लगे। तो आज बस इतना ही रखेंगे, यहीं तक टिक कर ले। नेक्स्ट अगला पेज संख्या 25 पर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक के जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आपको जो है नोट कर लें अपने गृह कार्य की नोटबुक में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।